वीडियो में बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट ईयर्स के जो भी बोर्ड क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 4 से, जो कि आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले हम उठाएंगे यहाँ पे 1 मार्क वाले क्वेश्चन, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले और लास्ट में 5 वाले। पहली बात मैं आपको बता दूँ साफ साफ कि भाई इस जो चैप्टर नंबर 4 है आपका ये मैग्नेटिज्म वाला, इससे मैक्सिमम टाइम जो है बोर्ड में लास्ट ईयर के 5 सालों से लगातार जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस रखेंगे 3 मार्क्स वाले के ऊपर ना। वैसे शुरुआत में करेंगे हम 1 मार्क वाले क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखो पहला जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मार्क वाले क्वेश्चंस ना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन 2019 में आया है। ये क्या लिखा है? राइट द रिलेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, आपने ये डेरिवेशन पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। क्या है कि सपोज करो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करने के हमारे पास 2 सिंबल्स हैं। एक तो क्रॉस वाला, क्रॉस मीन्स यदि कहीं पर भी क्रॉस लिखा है इट मीन्स क्या है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है बेटा? इनवर्ड है। यदि कहीं पर डॉट लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो आउटवर्ड है, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को 2 तरीके से दिखाते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड टू द प्लेन, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये वाला इनवर्ड वाला ना। ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है क्यों, जो कि मान लो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है ऊपर की तरफ। तो हमने पढ़ रखा है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड क्यू v क्रॉस b। ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन है। यदि मैं इसे मैथमेटिकल फॉर्म, यदि मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आप यहाँ पे वेक्टर साइन लगा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि राइट डाउन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो v और b क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटी भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो फोर्स भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि 11th क्लास में आपने डिस्कस किया होगा कि 2 वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी? जैसे आपने पढ़ा है I क्रॉस J क्या होता है बेटा? K होता है। इसी तरीके से जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन होती है। जैसे सपोज करो v क्या है हमारा x एक्सिस में है और b हमारा y एक्सिस में है, तो वी कैन से कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसे आएगी? वो z एक्सिस में आएगी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ये वाला केवल F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। कि भाई जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है v वेलोसिटी से तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट इज F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2014 में क्वेश्चन आया है। राइट एक्सप्रेशन फॉर लोरेंट्ज फोर्स ड्यू टू ए मूविंग चार्ज विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखो सेम क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पे डाल दिया है कि लोरेंट्ज फोर्स। तो इस वाले को मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है कि भाई लोरेंट्ज फोर्स बताइए जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा हो। तो ये केवल कब है? जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। और आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है सो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स F इक्वल टू क्यू इंटू ई। यदि कॉम्बिनेशन में मूव करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में तो भाई जो टोटल फोर्स बनेगा दैट इज F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। दोनों को आप वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये आपका आ गया नेट फोर्स जितना भी उस पार्टिकल के ऊपर लगेगा। यहाँ से क्यू कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा बेटा? ई क्रॉस वी क्रॉस बी। ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आया। नेट मैग्नेटिक फोर्स जो भी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा होगा, कब? जब वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। तो इसका आंसर है ये ऊपर वाला ही, सेम आंसर है इसका भी। लेकिन ये मैंने बता दिया यदि आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मोशन होता है तो यू कैन राइट दिस, ओके। आगे पूछा गया था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सेम वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह डायरेक्शन क्या होगी कि जब आपका वी क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगी फोर्स की डायरेक्शन, जिधर भी आपका v और b होगा उसके परपेंडिकुलर। सपोज करो v जो है i में है या v जो है x में है, b आपका y में है, तो फोर्स हो जाएगा बेटा z में। यदि v आपका y में है, b आपका z में है, तो फोर्स हो जाएगा बेटा x में। क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि ये वाला रूल आपने देखा होगा कि जिसमें हम यदि ये x हो, ये y हो और ये z ना, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं आपके ना, तो इसमें आप कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हैं।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है। क्या लिखा है यहाँ पे, राइट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। तो भाई मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर आपको पता होगा क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो कि बड़ा सेंसिटिव होता है और स्मॉल से स्मॉल करंट भी मेजर कर लेता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। लिखा है किस प्रिंसिपल पे बेस है, तो भाई मूविंग कोयल जो गैल्वेनोमीटर है दैट इज बेस्ड ऑन टॉर्क। टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। यह आपने पढ़ा होगा कि भाई जब भी कोई हमें किसी कोयल को, कोई भी मैग्नेटिक करंट कैरिंग कोयल है, उसे यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में पुटअप करते हैं, सपोज करो कि ये आपका एक नॉर्थ पोल है, ये आपका एक साउथ पोल है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है कौन से वाला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपने एक कोयल रखी हुई है ये, जो कि क्या है, करंट कैरिंग कोयल है। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही आप इस कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में पुटअप करते हैं तो इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क लाइक दिस NIAB साइन थीटा। इसका एक डेरिवेशन है पूरा, इसी टॉर्क के ऊपर बेस है पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर। तो जब भी कहीं लिखने को आता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, सो यू हैव टू राइट कि वैन, आप इस तरह लिखेंगे, जैसे बता देता हूँ मैं, वैन ए करंट कैरिंग coil put in magnetic field, it experience a torque tau is equal to NIAB sin theta, where N is the number of turns in the coil, I is the current flowing in the coil, ए क्या है, एरिया ऑफ द कोयल, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप ध्यान रखेंगे, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। सो ये इसका प्रिंसिपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो फोर्थ क्वेश्चन लिखा है 2015 में आया है। यहाँ पे लिखा है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ द करंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। कब, जब आपका 2 पैरेलल प्लेट कंडक्टर हो आपके पास। मतलब कहने का कि ये सपोज करो आपके पास जो है ये 2 कंडक्टर है, यहाँ पे देखिए, एक ये है आपका, एक ये है। मान लेते हैं ये A है आपका, ये B है, दोनों जो है किसी सेपरेशन पे फिक्स है R पे ना। यहाँ पे करंट फ्लो करता है I1, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I2। तो यहाँ पे हो सकता है कि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ़्लो करे, या हो सकता है दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करे। हो सकता है एक ऐसे हो दूसरे में ऐसे, या हो सकता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक डेरिवेशन आता है यहाँ पे कि भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आता है, जो ये इस पे अप्लाई करता है या फिर ये इस पे अप्लाई करता है, दैट इज इक्वल टू न्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 डिवाइड बाई R, जो भी इनके बीच की सेपरेशन होगी। ये इतना फोर्स लगता है इसके ऊपर ना। तो इसने बोला कि इस फॉर्मूले से आपको डिफाइन करना है कि इसको 1 एम्पियर को। आप ये नहीं कहोगे कि भाई करंट सर जी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इससे डिफाइन नहीं करना आपको इस वाले फॉर्मूले से करंट को डिफाइन करना है 1 एम्पियर को। तो आपको बताया कि भाई जब भी कोई चीज़ डिफाइन करते हैं, तो यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई इफ़ जो आपका I1 है और I2 दोनों बराबर हो जाए, सपोज करो 1 एम्पियर आपका हो गया दोनों ये ना, और R भी आपकी 1 मीटर हो, सो वी कैन से कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है दैट इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई, जिसे मैं ऐसे यदि 2 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ ऊपर नीचे, सो इट विल बी न्यू नोट अपॉन 4 पाई। और बेटा न्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 2 क्रॉस 10⁻⁻⁷। देखिए 2 तो ऑलरेडी था यहाँ पे, इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁷। तो यहाँ से आप अब डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर को। क्या बोलेंगे कि भाई 1 एम्पियर इज़ द करंट, किसके बराबर है, विच फ्लो थ्रो ईच ऑफ द कंडक्टर, जो दोनों में फ्लो कर रहा है। कब, वैन विच आर प्लेस इन ए फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोले तो म्यू नोट ना, क्योंकि आपका ये क्या है, वैक्यूम की बात है या फिर एयर की बात है, किसी मटेरियल की बात नहीं है। कि भाई 1 एम्पियर इज दैट करंट विच फ्लो थ्रो ईच ऑफ द 2 पैरेलल यूनिफॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंडक्टर
विच आर प्लेस इन फ्री स्पेस, कब, जब दोनों के दोनों एट ए यूनिट डिस्टेंस पे रखे गए हो, फिक्स एट ए यूनिट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एंड विच एक्सपीरियंस अ फोर्स मे बी अट्रैक्शन और मे बी रिपल्शन लाइक 2 क्रॉस 10⁻⁻⁷। यदि किसी कंडक्टर पे जो एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू इतनी हो, कब, जब दोनों 1 मीटर की सेपरेशन पे और दोनों में जो है 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो आप चाहो तो मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे कि बेटा 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या है, इसे आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। सो 1 एम्पियर इज द करंट which flow in each of two conductor, या you can say two parallel conductor, ठीक है, which are, कहाँ पर है, दोनों सेम सेपरेशन पे है, which are place in free space of unit separation and experience a force attraction और repulsion। कितना, क्या था, 2 क्रॉस 10⁻⁷ विद 2 क्रॉस 10⁻⁻⁷ न्यूटन। सो बेटा दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। सो आपको एग्जाम में लिखने के लिए केवल ये डेफिनेशन आई थी, आपको ये लिखना है, लेकिन ये आप तभी लिख सकते हैं जब आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो कि जो मैंने बताया आपको करके इस तरीके से आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन कि 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस R एंड कैरिंग इक्वल करंट्स आर केप्ट इन पैरेलल प्लेन्स हैविंग ए कॉमन एक्सिस पासिंग थ्रू O। ये बोल रहा है कि जब आपके पास 2 आपके ये सर्कुलर लूप्स है P और Q, दोनों की रेडियस भी क्या है, R ही है, ये R है रेडियस, दोनों जो है एक पॉइंट O है, यहाँ से इधर भी ये R है, यहाँ पे ये भी इधर R है। ठीक है, दोनों में करंट के डायरेक्शन दिखा रखे, यहाँ पे भी करंट ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। पूछा क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट O। इस O पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि भाई दोनों कोयल की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना होगा। तो देखो आपने पढ़ रखा होगा बायोट-सेवर्ट की एप्लीकेशन। बायोट-सेवर्ट की एप्लीकेशन क्या, कौन सी वाली, ये वाली। देखो कि जब भी कोई आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ये सर्कुलर वाला, उसकी एक्सिस पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना हो जो कि आपका x डिस्टेंस पे है और मान लो ये रेडियस है r, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो भी आपकी ये रेडियस है इसकी, आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स होता है यहाँ पे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका एक्सप्रेशन आता है। बायोट-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन है एक ये। ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम इसी को यूज़ करना है कि भाई जो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है P वाला, ये इस पॉइंट पे कैसी फील्ड बनाएगा। इसमें आपने यदि ऑब्जर्व किया हो, यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड बनता है। मतलब वी कैन से कि यदि करंट क्लॉकवाइज होगा तो कैसे बनेगा, इनवर्ड बनेगा ना। तो इसकी वजह से देखो यहाँ करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इस तरफ। तो यहाँ मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बना B1, और देखो इस वजह से, इसकी वजह से देखो क्लॉकवाइज, तो यहाँ बनेगा इन इस तरफ, तो यहाँ पे भी आपका इस किधर हो गया बेटा, ये भी आपका इस तरफ हो गया B2, इसकी वजह से भी मान लेते हैं P1, P की वजह से बन रहा है B1 और Q की वजह से बन रहा है B2, लेकिन दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। सो वी कैन से कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2, और दोनों के दोनों देखो जरा एक बार सेम, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की करंट सेम है, और दूसरी बात दोनों का जो है इक्वी डिस्टेंस है, R है, ये भी R है। सो आपका दोनों सेम हो गए, इसका मतलब वी कैन से 2 इंटू B1, 2 इंटू B1, एक की वैल्यू डाल दीजिए जो मैंने यहाँ लिखी हुई देखो ये वाली,
तो क्या हो जाएगा आपका, देखो आर, लेकिन जो इस बार एक्स है वो आपका इसकी रेडियस के बराबर है, सो एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सो इट विल बी म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसको आप सोल्व कर लीजिए, बस इजीली आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 2 काट देते हैं तो क्या बचा बेटा आपके पास, म्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होगा, 2r स्क्वायर, तो 2 टू द पावर 3/2 हो गया, और आर स्क्वायर की पावर बेटा क्या आ गया, 3/2। ये तो कट ही जाएगा, आपका आंसर आ गया। आर क्यूब है यहाँ पे नीचे, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा, एक आर आ जाएगा नीचे। सो म्यू नोट आई डिवाइड बाई आर इंटू 2 टू द पावर 3/2, दैट इज़ योर आंसर। ये 2012 का क्वेश्चन है, 2 मार्क वाला, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये करना था। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए चार्ज पार्टिकल, ये 2019 में आया है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि दोबारा भी आ जाए, इसलिए ट्राई करना है, हर क्वेश्चंस को लिख लिख के ट्राई करना है अपने घर पे, ठीक है। ए चार्ज पार्टिकल क्यू इज मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज इंक्लाइंड टू ए एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री फॉलोज बाय द पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सप्लेन हाउ द पार्टिकल डिस्क्राइब देयर पाथ। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है क्यों, जो कि 30 डिग्री पे मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ ना, तो आपको ये बताना है कि इसका पाथ कैसे होगा। तो भाई देखो, उस आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल पे मूव करता है तो जो उसकी रेडियस है वो कितने पे मूव करता है, mv डिवाइड बाई q इंटू बी। लेकिन v कौन सा आता है, v आता है परपेंडिकुलर वेक्टर। जैसे कि मान लेते हैं, थोड़ा सा समझाने के पर्पज़ से अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए, मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है बेटा, ये आपका जेड एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है जो कि इसके साथ में 30 डिग्री एंगल बनाते हुए वी वेलोसिटी से मूव करता है। तो अब आपको ये बताना है कि इसका पाथ कैसे होगा। देखो भाई, यहाँ पे 2 चीज़ें आने वाली है आपको जो समझने वाली है कि यदि मैं v को 2 फैक्टर करूँ, v के टुकड़ों में कर देता हूँ कंपोनेंट्स में, तो एक बनेगा इधर v कोस थीटा, और बेटा एक बनेगा v ऑफ साइन 30। ये इसके 2 कंपोनेंट हो गए। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि नंबर 1 चीज़ कि जो v कोस 30 है वो बेटा क्या है, b की डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल टू b है। और यदि कोई वेलोसिटी b के पैरेलल हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, तो आपको पता होगा कि एक्सपीरियंस से फोर्स नेग्लिजिबल, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि क्या होता है v क्रॉस b, ये होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स ना, और v और b क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब यदि मैं इसे खोलूँगा यहाँ पे तो ये बनेगा QVB साइन थीटा। तो बेटा थीटा कितना है यहाँ पे, 0 है, थीटा 0 है तो फोर्स की वैल्यू 0, तो इस वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। दूसरी चीज़, जो v साइन थीटा है, साइन 30, दैट इज परपेंडिकुलर टू b, मतलब 90 डिग्री है। सो वी कैन से कि इट एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स विच इज इक्वल टू QVB। इतना फोर्स वो एक्ट करेगी। तो इस फोर्स की वजह से यदि कोई पार्टिकल 90 डिग्री पे मूव करता है तो इट टेक्स सर्कुलर टर्न ना, तो इस वेलोसिटी की वजह से वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, लेकिन इस वेलोसिटी v कोस थीटा की वजह से वो आगे बढ़ेगा। तो इसका मोशन कैसे होने वाला है, ये आगे भी बढ़ना है और आपका सर्कुलर पाथ भी लेना है। तो इसका बेटा मोशन कैसे हो जाएगा, ऐसे देखो, तो पार्टिकल आपका ऐसे घूमेगा, ये घूम रहा है पूरा किसकी वजह से, साइन 30 की वजह से, लेकिन ये आगे भी बढ़ रहा है, तो आपका पार्टिकल का मोशन बेटा कुछ कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं या हेलिक्स बोला जाता है। सो ये इसका पार्टिकल का मोशन है। जब भी कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल पे मूव करे, मतलब एनीथिंग एक्सेप्ट किसके, 90 और 0 डिग्री छोड़ के ना, क्योंकि 90 डिग्री पे रहेगा तो सर्कुलर पाथ लेगा कम्प्लीटली, 0 डिग्री पे रहेगा तो क्या करेगा, अपना स्ट्रेट, अपने जो पाथ है उससे कंटिन्यूसली उसे छोड़ेगा नहीं, सेम पाथ पे चलता रहेगा। लेकिन यदि किसी भी एंगल पे चलता हो, थीटा में कोई भी ना, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो हेलिकल पाथ में जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। ये 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो 2015 वाला क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है? शो द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द टू पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है, ये क्या क्रॉस वाला, मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है आपका। पूछ क्या रहा है कि आपके पास एक प्रोटॉन है बेटा, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो आपको इनका पाथ बताना है कैसे जाएगा। इसने दिखा रखा है कि ये इस तरफ से v स्पीड से मान लो मोशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एक रूल यूज करना पड़ेगा जो फ्लेमिंग का आपका लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या होता है कि भाई यदि आपका, ये देखो ये आपका थंब है, ये आपका फोर फिंगर, ये आपका ये मिडिल फिंगर, ये आपकी फोर फिंगर है, ठीक है, कि भाई यदि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हो, ये आपका करंट की डायरेक्शन या वेलोसिटी को दिखाता हो, तो आपका जो ये है वो आपका क्या दिखाएगा बेटा? फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। क्या? जो आपका थंब होगा वो आपका फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि देखो यहाँ 90 डिग्री पे मोशन हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और पार्टिकल ऐसे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम वाला अटेन करेगा, और मैक्सिमम फोर्स क्या होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी, ये होता है आपका ना। अब यहाँ पे यदि मैं प्रोटॉन की केस में बात करूँ तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, सो जो फोर्स की डायरेक्शन है इन केस ऑफ प्रोटॉन वो क्या रहेगी? ये तो प्लस रहेगा, तो वो क्या रहेगी? वी और बी के परपेंडिकुलर रहेगी, परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन के केस में बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन के केस में फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपका माइनस ई वी क्रॉस बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। यदि फोर्स नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब वी और बी के परपेंडिकुलर तो रहेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, अपोजिट टू परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, चलिए देखिए। जैसे कि देखो, जैसे यदि मैं यहाँ पे रूल आपको लगाना सिखाई तो यहाँ देखो ये मेरा हाथ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा? अंदर की तरफ है, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी ये वाली फिंगर देखिए ये कहाँ है? ये इस तरफ है। तो मेरा थंब किधर आ रहा है? थंब आ रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन ये तब आ रहा है जब आपका पॉजिटिवली हो ना, तो ये आपका प्रोटॉन आते आते क्या करेगा? ये इधर मूव कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी उधर ही मूव करता है, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव है, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आई थिंक इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 2018 में ये क्वेश्चन आया है। सेम अबव क्वेश्चन, विच ऑफ देम विल मूव इन कैलकुलेट सर्कुलर पाथ विद हायर फ्रीक्वेंसी। इस वाले केस में आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी से कौन सा पार्टिकल, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से कौन सा मूव करेगा। तो आपको पहले देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है। आपको पता है कि भाई पार्टिकल जो है 90 डिग्री पे मूव कर रहा हो तो वो जो है क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ अटेन करता है। तो सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। ये यहाँ पे कहाँ से मिलता है हमें? यहाँ पे मिलता है ये मैग्नेटिक फोर्स से। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? QVB। यदि मैं V से V काट दूँ तो क्या बन गया हमारे पास? mv/r = QB। यहाँ से हमने R निकाल लिया तो क्या बन जाएगा? mv/QB। या हम यहाँ से V वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। V क्या आ जाएगा हमारे पास? RQB डिवाइड में M, बस ये आ गया हमारा वेलोसिटी ना। लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप ओमेगा निकाले। ओमेगा क्या होता है आपका? 2πν होता है, और वैसे V = R ओमेगा होता है, आपने सुना होता है 11th में, V = R ओमेगा। सो ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा? V/R। सो यहाँ पे आप V की वैल्यू पुट कर दीजिए, RQB डिवाइड बाई M इंटू R। R से R कट गया तो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारे पास? 2π नीचे पहुँच जाएगा, 1/2π QB/M। ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई किसकी रेडियस ज़्यादा हो, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। क्योंकि देखो जो ये फ्रीक्वेंसी है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये फ्रीक्वेंसी आपकी डिपेंड कर रही है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, चार्ज पे और मास पे डिपेंड करती है। देखो चार्ज दोनों पे सेम ही है, प्रोटॉन हो चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और आपको पता है कि भाई प्रोटॉन का जो मास है वो ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। इलेक्ट्रॉन का मास एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन के बहुत कम होता है,
इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये 2019 का क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? तो बेटा यहाँ पे लिखा है कि ए स्क्वायर ऑफ साइड ए कैरिंग ए करंट I2 इज केप्ट एट डिस्टेंस x फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर I1 एज शोन इन फिगर। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। देखो क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़े। क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है। एक आपके पास यहाँ ये रेक्टेंगुलर लूप पड़ा है ABC एंड बेटा D। इसमें I2 करंट चल रहा है, लेकिन इसकी जो साइड है वो क्या है? ए है। सपोज करो कि ये आपका रेक्टेंगुलर नहीं है, एक्चुअली ये आपका क्या है? स्क्वायर है एक ना। यहाँ जो रेक्टेंगुलर जो ये आपका स्क्वायर है वो क्या है? इस करंट कैरिंग कंडक्टर से x सेपरेशन पे है। तो आपको ये बताना है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा। तो पहली बात तो आपको ये कि आपने जब भी पीछे मैंने डिस्कस किया था कि जब दो कंडक्टर जो है जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में चलता हो, सो दे कैन अट्रैक्ट या रिपल। बताइए ज़रा, दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। यदि आपका सेम डायरेक्शन में करंट हो और दोनों कंडक्टर जो है किसी एक फिक्स सेपरेशन पे रखे हुए हैं, तो ये एक्सपीरियंस करते हैं एक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना? म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2πr। इतना फोर्स करते हैं। कौन से वाला? अट्रैक्शन का फोर्स। ध्यान रखना, ये कब है? जब आपका सेम डायरेक्शन में करंट हो, लेकिन करंट यदि डिफरेंट डायरेक्शन में हो, सो दे कैन रिपल ईच अदर विद ए सेम फोर्स ना। सेम फोर्स से वो रिपल करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें यही चीज़ ऑब्जर्व करनी है बस केवल ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई आपके पास देखो जैसे ये वाला कंडक्टर है, फर्स्ट देखते हैं ये, और इसकी साइड है ये AD। तो इन दोनों में करंट कैसे है? नीचे है, ऐसे आ रहा ना। यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, सो दे कैन रिपल ईच अदर ना। तो ये जो कंडक्टर है इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन AD निकाल लेते हैं अपन लोग। म्यू नॉट I1 और I1 I2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ पाई। R क्या है? अपन यहाँ पे x है, लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला गया है, सो आप जो है इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे इसकी लेंथ में लेंथ कितनी है? इसकी A है लेंथ ना, सो यहाँ पे A आ गया ये ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नीचे लिखना पड़ता, इससे बेटर है कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे A साइड में आ गया। ठीक है, सो ये तो आ गया हमारा इस वाले पे। यदि मैं अब इसकी वजह से इस पे बात करूँ, ये हमारा कंडक्टर था I1, यहाँ पे आपका कंडक्टर है, ये दूर है, ये सेपरेशन कितनी हो जाएगी? x प्लस A हो जाएगा, क्योंकि A तो आपका ये है ही, x आपका बेटा ये हो गया। तो इस पे अपन लोग निकाल चुके हैं। इस पे देखो कितना हो जाएगा। इसमें करंट कैसे है? इसमें करंट यहाँ पे ऊपर की तरफ है। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों करंट जो है सेम डायरेक्शन में है, सो दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। यदि ये इसको इस तरफ खींच रहा है तो इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, इस पे लगाता है अभी इस तरफ ना। ये जो इस पे फोर्स लग रहा है B और C पे, वो कितना लगेगा भाई? FBC। दैट इज इक्वल टू, आप सेम निकाल लीजिए यहीं से, म्यू नॉट I1 I2, साइड तो इसकी A है, डिवाइड बाई 2πx की जगह क्या आ जाएगा? x प्लस A। इतना फोर्स एक्सपीरियंस किया इसने, किसने? दूसरे वाले ने ना। तो यदि इन दोनों की वजह से नेट निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो ज़्यादा कौन सा होगा पहले आप ये देखिए, क्योंकि एक की डायरेक्शन इधर है बेटा, एक की डायरेक्शन इस तरफ है। सो दोनों में नेट फोर्स कितना निकलेगा वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली। दोनों में नेट फोर्स क्या होगा? देखो ये ज़्यादा कि ये ज़्यादा है। देखो जिसका ये नीचे सेपरेशन कम होगा, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके। सो बेटा जो नेट फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू FAD, क्योंकि ये ज़्यादा है, माइनस FBC। बस दोनों को आप जो है इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये बोल रहा है कि ये वाला जो साइड है और जो ये वाली साइड है ये भी तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। लेकिन यार देखो ये वाली फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ये जो इसकी वजह से फोर्स मान लो इधर लगाती है, ये वाला इधर लगाएगा, तो सेम फोर्स आएगा। सो दिस दे कैन नेगलेक्ट ईच अदर, इसलिए इसे हम काउंट ही नहीं करना है आपको ना, केवल आपको जो पैरेलल प्लेट है उनकी वजह से आपको फोर्स को काउंट करना है। 2019 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो 2016 का क्वेश्चन है, सेम है अबव वाला ही, बस केवल नेट फोर्स बताना है। तो इसमें आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, सेम क्वेश्चन डिक्टो आपको यही है जैसे पहले कंसेप्ट मैंने समझाया, सेम ऐसे ही करना है। बस केवल यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है कि भाई जो आपका ये A है
वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, जो यहाँ x की वैल्यू है बेटा वो 10 सेंटीमीटर है। यदि मैं ऊपर वाले से कंपेयर करूँ तो जो I1 है आपका वो आपका 2 एम्पियर हो गया, और बेटा I2 है आपका दैट इज़ 1 एम्पियर। सीधा ऊपर वाले फॉर्मूले में रख लीजिए वैल्यू, तो आप जो है इजीली आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेटा 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए अपना, और मैं पहले कह रहा था आपको कि 3 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है हर सेट में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इससे, तो इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़े 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 आइडेंटिकल लूप्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव ए कॉमन सेंटर एज शोन इन फिगर। ये बोल रहा है कि आपके पास 2 लूप है, एक ये रहा P, एक ये रहा आपके पास बेटा Q। ठीक है, दोनों का एक सेम सेंटर है, दोनों की रेडियस भी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। सो आपको मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है O पे। यहाँ पे ये मान लो इसका सेंटर है O, तो इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और किधर बन रहा है ये आपको बताना है। जबकि P और Q में करंट कितना है 3 एम्पियर है, और इसमें क्या है P में जो है 3 है आपका, और Q में बेटा कितना है 4 एम्पियर करंट है। तो देखो यहाँ पे भी हम बायोट सेवर्ट की एक एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, वही जो मैंने पीछे डिस्कस की थी। क्या है एप्लीकेशन कि भाई जो आपका ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, मान लेते हैं कोयल है आपकी, इसकी एक्सिस पे यदि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना हो तो आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है वो आया था म्यू नोट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस ए का 3/2। ये कब था? जब आपकी ये रेडियस इसकी बेटा ए हो और इसकी ये सेपरेशन एक्स हो। तो लेकिन इसमें एक और बात थी, डायरेक्शन वाली बात ना, कि देखो यदि यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है पी पॉइंट पे दैट विल बी आउटवर्ड। तो बेटा यहाँ बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता है आपका ना। बस इसमें आपको यही चीज़ शो करनी है। देखो जैसे ये वाली कोयल है, ये पी कोयल ऐसे रखी है, जिसमें करंट कैसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है पी पे ना। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है B1 सपोज करो, तो B1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नोट आई की वैल्यू आपको बेटा गिवन है, पी में कितना करंट चल रहा है 3 एम्पियर इंटू ए स्क्वायर, रेडियस पे आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2, इसे उसमें कर देते हैं का स्क्वायर, मीटर में कर दिया मैंने इसको, डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स। एक्स कितना है? एक्स तो आपको पता ही नहीं है क्योंकि हमें सेंटर पे निकालना है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 है। 2 इंटू ए कितना है बेटा? फिर वही 5 10⁻⁻2 3/2। तो इतना फील्ड बना, किधर बनेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यदि मैं इस कोयल की बात करता हूँ, ये वाला कौन सी कोयल थी बेटा? ये आपकी क्यों है, इस तरफ रखी है ऐसी, लेकिन इसमें भी करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो ये भी इधर बना रही है। ये मान लो B2 है, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम हो जाएगी, केवल करंट का वैल्यू डिफरेंट होगा। करंट केवल यहाँ पे 4 एम्पियर डाल देंगे आप ना। तो एक की वजह से इधर फील्ड बन रहा है, एक की वजह से इधर फील्ड बन रहा है, तो नेट फील्ड कहाँ जाएगा बेटा? इसकी वजह से इधर बना, एक की वजह से इधर बना, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम के नेट फील्ड जाएगा यहाँ से। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट B इजकल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। आप केवल वैल्यू पुट करें इसमें और आपको आंसर मिल जाएगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन आया है, यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग करंट सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R। देखो यही वाला एक्सप्रेशन, बिल्कुल सेम यही एप्लीकेशन जो मैंने ऊपर यूज़ कर रखी है क्वेश्चन में, कि आपके पास जो है एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है ये, जिसमें मान लो I करंट फ्लो कर रहा है और इसकी रेडियस सपोज करो A है। तो इसके सेंटर से एक एक्सिस पास होती है, मान लेते हैं ये वाली। ठीक है बेटा, ये एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है, तो इस एक्सिस पे आपको एक पॉइंट P गिवन है यहाँ पे, सपोज करो x डिस्टेंस पे ना। तो इस पूरे करंट कैरिंग लूप की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सीधा डेरिवेशन है, आप बुक से देख सकते हैं, ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ कितनी आती है। ये आती है बेटा म्यू नोट आई ए स्क्वायर, जितनी भी इसकी रेडियस आपने मानी है, चाहे वो A हो चाहे वो आपकी बेटा R हो, डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस ए का 3/2। ये आपका बेटा एक्सप्रेशन आता है आपका इस पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
2020 में ये क्वेश्चन आने वाला है। देखो 2020 में ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, क्योंकि पिछले 3 सालों से ये क्वेश्चन नहीं आया है, 3 से 4 सालों से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पे बेस है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है कि भाई जो आपका लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये होता है बेटा आपका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि फिगर शोज ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए। आपके पास एक ये कंडक्टर है आपका ये वाला, जहाँ पे ए इसकी रेडियस है, मान लेते हैं कौन से वाला, ये आपकी ए रेडियस है। बोल रहा है कि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। करंट जो है वो कैसे बटा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, मतलब पर यूनिट एरिया के हिसाब से करंट बटा हुआ है, ध्यान रखना। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर इज लेस देन ए, आर इज ग्रेटर देन ए एंड बेटा आर इज इक्वल टू ए। तो आपको बोलना है कि भाई तीनों पॉइंट्स पे जब आपका कंडक्टर से, जो आपका ये कंडक्टर है मान लेते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा अच्छे समझाते हैं। ये आपकी मान लो ए रेडियस इसने बोली, एक बार पॉइंट जो है यहाँ है आपका फ्रॉम द सेंटर दिस इज आर, और ये क्या है आर इज ग्रेटर देन ए है, आउटवर्ड हो गया पॉइंट। इस बार क्या है, एक बार फिर ऑन द सरफेस ऑफ पॉइंट है ये वाला, फिर एक बार इनसाइड पॉइंट है आर इज लेस देन ए। तो आपको तीनों पॉइंट्स पे जो है क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए देखते हैं, फटाफट से करते हैं इसको। तो पहले देख लेते हैं हम लोग कि जब आपका पॉइंट आउटसाइड है, देखो नंबर 1 आर इज ग्रेटर देन ए, जब आपका पॉइंट बेटा कहाँ है, आउटसाइड है, बाहर की तरफ रखा हुआ है, तो आपको एक बात ऑब्जर्व करनी है कि भाई इसमें नॉर्मली आपको जो यदि पॉइंट आपका बाहर है, दैट मीन्स क्या है कि जो कंडक्टर था वो एक लाइन की तरह बिहेव करेगा। यदि लाइन की तरह बिहेव करेगा तो आप इजीली जो है इसमें एम्पियर सर्क्यूटल लगा दीजिए, बी डॉट डी एल इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई। आपने यहाँ इसी शेप का एक क्या बनाया, ये एम्पियरियन लूप बना लिया, किसका, आर रेडियस का। तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे करंट तो आई है नॉर्मली, तो बी डॉट डी एल एट ईच पॉइंट आपका जो एंगल मिलेगा वो 0 डिग्री मिलता है। सो मैं इसे खोलूँगा तो बी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल म्यू नॉट इंटू आई। सो यहाँ से आप इजीली बी निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, बी म्यू नॉट आई अपॉन में, ये आपका डी एल क्या है, इस पूरे का जो सर्कमफेरेंस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर। सो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया, ये जनरल था नॉर्मली। दूसरे में यदि इसी को मैं निकालूँ ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर के, जो भी आपका गिवन था, तो आर इज केवल आर की जगह क्या पुटअप कर देंगे, ए पुटअप कर देंगे, तो ये ऑन द सरफेस आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। मेन है थोड़ा सा समझने वाला जो इनसाइड वाला है कि आपने पॉइंट यहाँ काटा है, तो यू हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस लाइक दिस। गॉसियन बोले तो एम्पीरियन लूप काटना है आपको यहाँ पे इतना आर रेडियस का, ठीक है। अब क्या है, आप ऑब्जर्व करते हैं कि भाई यहाँ पे इसने बोला है कि जो आई करंट है वो पाई आर स्क्वायर में फ्लो करता है, क्योंकि यहाँ एरिया के हिसाब से बांटा गया था और यहाँ इसकी रेडियस कितनी है, ए है। सो पाई ए स्क्वायर में आपका करंट फ्लो कर रहा है आई, तो एक यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो करेगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको निकालना है केवल इतने से एरिया का, जो आपने इनसाइड माना है ये वाला हिस्सा, जो क्या है आपका पाई आर स्क्वायर है। तो बेटा पाई आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो कर जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, आई अपॉन यहाँ आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो आपका इतना करंट फ्लो कर रहा है कहाँ पर, इस अंदर वाले हिस्से में, जो भी आपने आर रेडियस का इनसाइड में लूप माना है। तो बस अब यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लूप, तो यू कैन अप्लाई बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे आई ये वाला आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि आपका एरिया के हिसाब से करंट डिवाइडेड है। बस b इजकल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ देखो dl आ जाएगा, dl क्या है आपका पूरे का 2 पाई आर, सो यू कैन इजीली राइट हेयर डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू ए स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, सो बेटा b आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर। ये इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड आया, ये ऑन द सरफेस, ये आउटसाइड। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, देखो जरा, यदि आउटसाइड देखा जाए तो B जो है इन्वर्सली है R के, यदि ऑन द सरफेस यदि इनसाइड देखा जाए तो V जो है क्या है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऑन द सरफेस देखा जाए तो इट विल बी मैक्सिमम।
तो यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो बेटा ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। देखिए यहाँ बना लेते हैं साइड में इधर। तो ग्राफ जो है कैसे बनेगा, यदि मैंने ये पॉइंट लिया r इज इक्वल टू ए ऑन द सरफेस, तो मैक्सिमम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। और लेकिन इनसाइड देखें तो ये वाला हिस्सा इनसाइड हो गया, यहाँ पे r की वैल्यू 0 हो गई। 0 से लेके ऑन द सरफेस तक क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन आ गई है ऐसे, यहाँ पे ये पीक हो गया। यहाँ से आगे क्या रहेगा ग्राफ, r इज ग्रेटर देन a रहेगा। तो इसका मतलब ग्राफ गिरेगा तो कैसे गिरेगा, इस रेशियो में। तो यहाँ पे क्योंकि बाई बी क्या है 1/r है, और यहाँ बी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी मेरे हिसाब से ये आ सकता है एग्जाम में इस बार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2014 का क्वेश्चन है ये भी सेम कंसेप्ट पे बेस है जो पीछे हमने किया था अभी। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास दो जो है करंट कैरिंग लूप है, ये आपका आई, मान लो दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी बेटा क्या है आई है आपका। ठीक है, इक्वली करंट फ्लोइंग इन बोथ लिखा है यहाँ पे। एक पॉइंट ओ है जो कि एक्स सेपरेशन पे, यहाँ सेंटर से यहाँ से भी एक्स पे है। तो आपको बताना है कि दोनों की वजह से कितना फील्ड बनेगा एट ओ पे। तो देखो ये सीन फिर वही जो पीछे हमने एप्लीकेशन ड्राइव करने के लिए आई थी उसी का यूज़ करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे करंट क्या है, क्लॉकवाइज है। तो मैंने पहले ही बताया था कि यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो इसकी एक्सिस पे जो फील्ड बनता है वो आउटसाइड बनता है। लेकिन यहाँ करंट कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इनसाइड। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन गया, इस तरफ ऐसे। किसकी वजह से, इसकी वजह से ना। मान लो इनकी रेडियस जो है ये r है, ये भी आपकी बेटा रेडियस क्या है r है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आया B1। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वजह से ऊपर की तरफ चला जाएगा B2। और दोनों की वजह से क्या बनेगा, नेट फील्ड बेटा कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इधर ना। सो आपका मेन पीछे वाला क्वेश्चन ये ऑब्जर्व करेंगे तो सेम वही है। सो आपका मेन क्या आ जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सीधा B1 की वैल्यू पुट करो, सीधा B2 की वैल्यू पुट करो, आप जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2019 में 2017 में दोनों में ये क्वेश्चन आया बेटा, लेकिन अभी 30% के चक्कर में लॉकडाउन की वजह से ये जो है टॉपिक्स कटा हुआ है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन इस बार काट दिया गया है। ठीक है, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। साइक्लोट्रॉन क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करते हैं। केवल और केवल कौन से वालों को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने का काम आता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे बेस है। इट इज़ बेस ऑन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम, ये रहने दीजिए, ये आप देख लीजिए कहीं से भी। आगे ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन, कैन बोथ बी एक्सीलरेटेड विद द सेम फ्रीक्वेंसी। ये आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने पीछे फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकाला था। तो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या आया था, 1/2 पाई क्यू बी डिवाइड बाई एम। ये आपका एक्सप्रेशन आया था फ्रीक्वेंसी का, आप वीडियो को पोस्ट करके पीछे देख सकते हैं। 1/2 पाई क्यू बी डिवाइड बाई एम। और बेटा दूसरी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को यार शेयर किया जाए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे इसको ऑब्जर्व कर सके, हर बच्चे का फ़ायदा हो जाए इसमें ना। और किसी ने चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि भाई जिसने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका वॉच केवल 10% है, जो देख रहे हैं वो केवल 10% वाले सब्सक्राइब वाले हैं। कुछ तो ऐसे हैं 90% में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन दे कैन वॉच। तो इसलिए बेटा कोशिश करो यार कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सो म्यू इजकल टू क्या आ गया, 1/2 पाई क्यू बी अपॉन एम। अब यहाँ बोला है इसने ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखो दोनों का ही क्या है, आपका प्रोटॉन का जो मास है, जो ड्यूट्रॉन का मास है, दोनों क्या है, मास तो सेम होता है, लेकिन जो आपका चार्ज है इस पे क्या होता है, चार्ज पे ड्यूट्रॉन में डबल होता है आपका चार्ज ना, नहीं सॉरी, चार्ज जो है सेम होता है लेकिन मास में डबल होता है आपका क्या, ड्यूट्रॉन का मास ना। तो चार्ज सेम है तो मास डबल है। मास डबल का मतलब क्या है कि जिसका मास ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो बेटा सेम फ्रीक्वेंसी से नहीं करेंगे, नो, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मूव करेंगे ये। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 2016 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है देखो ये रहा, बोल रहा है कि ट्रेस देयर पाथ एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ये भी सेम बिल्कुल जैसे मैंने पीछे क्वेश्चंस किया था उसी पे बेस है। ये आपका अल्फा पार्टिकल है, एक न्यूट्रॉन है, एक बेटा इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी।
इसको लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, परपेंडिकुलर टू v इंटू बी होगी। ये देखो पीछे की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन है तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आगे निकल जाएगा, क्योंकि क्या होता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ये आगे निकल गया। दूसरी बात, अल्फा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पर फोर्स आ जाएगा ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन पे भी ऊपर आएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये बेटा चला जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये इसका ट्रेस द पाथ हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये 2019 में ही क्वेश्चन आया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक ना, तो इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं एक बार हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर A1 एंड A2 कैरिंग ए करंट I एंड 2I। ये बोल रहा है कि आपके पास दो कंडक्टर है आपके पास, एक ये रहा, एक बेटा ये रहा आपका ना। ठीक है, एक में करंट है I, एक में करंट है 2 ऑफ I। ठीक है, फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में। ये A1 मान लेते हैं, ये आपका बेटा A2 है। डिस्टेंस अपार्ट, ये D सेपरेशन पे रखा गया है दोनों के दोनों। वेयर शुड ए थर्ड स्ट्रेट वायर A3 करंट कैरिंग कंडक्टर बी प्लेस। ये बोल रहा है कि तीसरा एक कहीं पर भी जिसमें करंट 1.5 एम्पियर फ्लो कर रहा हो, उसे कहाँ रखा जाए, किसके, A1 और A2 के बीच में, कि जो आपका नेट एक्सपीरियंस फोर्स है A1 और A2 की वजह से उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो आपको बस यही चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि भाई कोई फोर्स एक्ट ना करे। दैट मीन्स क्या है, सपोज करो मैंने यहाँ पे कंडक्टर को रख दिया, ये आपका A3 मैंने यहाँ पे रख दिया, जिसके अंदर कितना करंट चल रहा है बेटा, 1.5 ऑफ I चल रहा है करंट ना। तो अब आपको ये बताना है कि भाई इस पर कितना, जो क्या है हमें निकालना है कि भाई ये हम कितनी डिस्टेंस पे रखे। सपोज करो मैंने ये x सेपरेशन पे रखा है, तो ये इधर वाली सेपरेशन क्या हो जाएगी बेटा, d माइनस एक्स हो जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका A3 पे जो फोर्स लग रहा है वो A1 की वजह से वो निकाल लेते हैं। तो पहले मैंने निकाल लिया किस पे फोर्स, A3 पे फोर्स ड्यू टू A1। तो ये मान लो 3 है, ये 1 है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, न्यू नोट बाई 4 पाई I1 I2, I इंटू I2 क्या हो जाएगा 1.5 इंटू I डिवाइड बाई सेपरेशन। सेपरेशन कितनी मानी हमने, x मानी है, ये वाला फोर्स निकाल लो बेटा इन दोनों के बीच का। ठीक है, इंटू लेंथ आता है, लेंथ कितनी है इसकी, पर यूनिट लेंथ आता है, सो यू कैन राइट L। सिमिलरली मैंने इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाला, सो ये हो जाएगा हमारा F32 ऑन 3 ड्यू टू 2। सो ये भी बेटा सेम आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 2 पाई I, यहाँ पे 2I है, इंटू एक में करंट है 1.5 I डिवाइड बाई x क्या हो जाएगा इस बार, d माइनस एक्स, ये आपका फॉर्म इंटू L। दोनों फोर्स आ गए हमें ना, लेकिन बोला गया था कि नो नेट फोर्स हो, दोनों का फोर्स जो है बराबर है, इसका मतलब ना। सो वी कैन राइट F31 इजकल टू F32। सो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो बेटा जो आपकी वैल्यू आएगी x की, वो क्या आएगी, d/3 आएगी सोल्व करने के बाद। इसे आप चेक कर सकते हैं, दोनों को केवल सोल्व करना है, इक्वली रखना है, हो जाएगा उसके बाद में। ठीक है, आगे पूछा है, डज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन A3 डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यस, क्योंकि A3 में जितना करंट चलेगा उसी वजह से फोर्स की वैल्यूज़ में चेंज आएगा। सो इसलिए बेटा ये जो है क्या करता है, ये करंट पे डिपेंड ज़रूर करता है कि A3 में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 2019 में क्वेश्चन आया था। देखो मैंने कहा था ना आपको कि भाई 3 मार्क्स का इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ऑब्जर्व करना है कि भाई 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ना छोड़े जाए, एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को लिख लिख के किया जाए। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये सीधा डेरिवेशन है जो मैंने पीछे अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यूज़ किया था, NIAB साइन थीटा, जहाँ पे NIA को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो इसे हम MB साइन थीटा भी बेटा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू M क्रॉस B। तो जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में डाली गई हो, तो उस पर एक टॉर्क लगता है जिसकी वैल्यू होती है M क्रॉस B। आगे लिखा है, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इन इट। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पहली बात तो उस पर बात करते हैं। देखो बेटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से आपको थीटा जो है एट ईच पॉइंट, जब भी कॉइल रोटेट करेगी वो 90 डिग्री मिलता है।
थीटा यदि 90 डिग्री मिलता है तो वी कैन से कि जो हमें एक बार मैक्सिमम टॉर्क मिलता है एट ईच पॉइंट पे कितना मिलता है, NIAB, इतना टॉर्क मिलता है। तो केवल यही इसका सिग्निफिकेंस है। ये एक्चुअली मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में यूज होता है। कौन सा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये वहाँ का टॉपिक था आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आया है, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। देखो ये सेम वही है ऊपर वाला कि व्हेन यू प्लेस ए करंट कैरिंग कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क विच इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। आगे लिखा है गिव रीजन टू एक्सप्लेन वाई ए कोयल गैल्वेनोमीटर कांट यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ द करंट इन द गिवन सर्किट। मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि हम एमीटर यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर को यूज़ नहीं करते हैं। उसका कारण क्या होता है ये पूछ रहा है। तो बेटा इसके एक्चुअली मोटे तौर पे दो रीज़न है। पहली बात तो ये कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो जो है सारा करंट जो है, जब गैल्वेनोमीटर यदि हम लगा देंगे तो ऑल द करंट पास थ्रू द कोयल ना, यदि सारा करंट कोयल से पास होगा। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो गैल्वेनोमीटर है बेटा वो सेंसिटिव डिवाइस है, तो वो जो है डैमेज होने का चांस है, इसलिए क्या होता है गैल्वेनोमीटर को हम यूज़ नहीं करते। तो ऑल द करंट पासिस, पहला पॉइंट क्या है, थ्रो कोयल, देन इसमें जो है डैमेज जो है बेटा क्या है, आसानी से हो सकती है। दूसरी चीज़, जो आपका कोयल है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कंसीडरेबल रेजिस्टेंस होता है, जो कि क्या करेगा, करंट को इफेक्ट पड़ सकता है इस पर ना, जिसकी वजह से लेंथ में चेंज आ सकता है। क्योंकि लेंथ यदि मेजर हुई तो इसका मतलब क्या होगा, करंट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा थर्ड पार्ट क्या लिखा है, डिफाइन द टर्म्स वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। देखो आपको पता होगा कि भाई सेंसिटिविटी क्या होती है। गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो होती है कि भाई जब भी गैल्वेनोमीटर आपका थोड़े से थोड़ा करंट ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब कि हल्के से करंट पे ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा दे, सो हम बोलते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या है, सेंसिटिव है। अब ये बोल रहा है सेंसिटिविटी दो तरह की होती है। पहली बात देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी, और बेटा एक होती है करंट सेंसिटिविटी ना। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है कि जब भी कोई भी करंट पर यूनिट किसमें डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, मतलब बोले तौर पे कि जो डिफ्लेक्शन इन द करंट है पर यूनिट करंट में कितना आ रहा है, डिफ्लेक्शन इन द कोयल पर यूनिट करंट, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन इन द कोयल पर यूनिट वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। और जो अल्फा का फॉर्मूला होता है, जो आपका अल्फा होता है, ये जब आपने मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का डेरिवेशन पढ़ा होगा थोड़ा सा, उसमें आता है ये अल्फा क्या होता है, NAB/K, ये आता है यार, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे पुटअप करूँ तो इट विल बी NAB/KV, ये हो जाएगा बेटा NAB/K × I। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था। लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भाई हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो बेटा आप इसी फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें कि यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स यदि हम बढ़ा दें तो भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, यदि हम एरिया बढ़ा दें तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएं तो भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और यदि बेटा हम K को डिक्रीज कर दें, K क्या होता है, K होता है बेटा टोरोजन कांस्टेंट, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो टोरोजन कांस्टेंट को घटाने के बाद आप जो है इजीली सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो बेटा ये थी हमारी चैप्टर नंबर 4 की वीडियो, जिसमें कि हमने डिस्कस किया 2012 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस। मैं एक बात बोलता हूँ कि कोशिश करो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस वीडियो को फ़ायदा उठा सके। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अब तक भी, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आने वाली है। थैंक यू सो मच।